स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ। पाकिस्तान की ऐसी कोई खबर नहीं होती जो आपको चौंकाए ना। पाकिस्तान सबको हमेशा चौंकाता है और अब पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आई है कि खुद वहां की आवाम तक चौंक गई। आज हम आपको इमरान खान की एक ऐसी हरकत के बारे में बताएंगे जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है और इमरान खान की जबरदस्त तरीके से बदनामी हो रही है। सियासतदान सियासतदान खा गए सारा पाकिस्तान, सियासतदान सियासतदान खा गए सारा पाकिस्तान, सियासतदान सियासतदान खा गए सारा पाकिस्तान। करप्शन मिशन है इनका, मुकर जाना इनकी पहचान, सियासतदान सियासतदान। इमरान खान पाकिस्तान को दीमक की तरह खा गए और हर पाकिस्तानी की जुबान पर ये तराना पॉपुलर हो गया। किसी ने सिंध को खाया है, कोई पंजाब को खाए, स्विस बैंक है इनके ये फिर भी हाथ फैलाए, दिलों में कुफ्र है जिंदा मगर मुर्दा इनका ईमान, सियासतदान सियासतदान खा गए सारा पाकिस्तान, सियासतदान सियासतदान। जो लीडर तेरे मेरे हैं ये सारे चोर लुटेरे हैं, अवाम को मिले फाके इनका खाना बटेरे हैं, लगाते थे झूठे नारे देंगे रोटी कपड़ा मकान, सियासतदान सियासतदान वो खा गए सारा पाकिस्तान। पाकिस्तान इमरान को कोस रहा है और इमरान खान सारा काम छोड़कर स्टिंग ऑपरेशन करने लगे हैं। टॉयलेट में कैमरे फिट करने लगे हैं। इस्लामाबाद में अपने ऑफिस में बैठकर इमरान एक एक वीडियो भी देख रहे हैं और दूसरी तरफ लंदन में अपने गुर्गों को भेजकर पूर्व पीएम नवाज शरीफ के खिलाफ चोर चोर वाला खेल भी खेल रहे हैं। गली गली में शोर है, पूरा टब्बर चोर है, गली गली में शोर है, पूरा टब्बर चोर है, गली गली में शोर है, पूरा टब्बर चोर है, गली गली में शोर है, पूरा टब्बर चोर है। इमरान के ऑर्डर पर लंदन में तो मियां नवाज शरीफ को घेर लिया गया, लेकिन इमरान की असली टेंशन घर के भीतर है क्योंकि पाकिस्तान में इमरान नहीं अब नवाज के चर्चे हैं। यकीन नहीं होता तो इस पाकिस्तानी महिला को ही सुन लीजिए। अगर आज नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं और जिंदगी में आपको मौका मिलता है उनसे मिलने का, तो क्या तासुरात होंगे आपके? हाय हाय, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी उनसे मिलके। मैं चाहती हूँ कि वो आए और मैं उनके साथ एक कप चाय पीऊँ। आपको नवाज शरीफ साहब की पर्सनालिटी में सबसे अच्छी चीजें क्या लगती हैं? मुझे उनके कपड़े बहुत पसंद है, उनके जूते बहुत पसंद हैं और वो बहुत प्यारे हैं। बचपन में वो जब होंगे तो कितने क्यूट होंगे, माशाल्लाह से वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है और बहुत ज्यादा मासूम है। अभी तो ये पाकिस्तानी महिला और भी किस्से सुनाएगी, लेकिन उससे पहले जरा ये सुन लीजिए कि इस वक्त इमरान खान बंद कमरे में बैठकर किसके वॉशरूम पर 24 घंटे नजर रख रहे हैं। वॉशरूम के अंदर कैमरे लगाए गए। ये है छोटी जहनियत की हकीकत। ये सब कुछ शहजाद अकबर साहब इमरान साहब के हुक्म के ऊपर कर रहे हैं। इससे ये पता चला है कि नैब के अंदर गाड़ियां बदल बदल कर, भेस बदल बदल कर शहजाद अकबर साहब आते हैं। अगर आप में जुर्रत है, अगर आप में किसी किस्म की भी कोई इखलाकी जुर्रत है तो मीडिया की नज़रों के सामने आए। नैब में भेस बदल कर, गाड़ियां बदल कर शहजाद अकबर साहब नैब में जाते हैं, वहाँ कैमरे लगाए जाते हैं। उन कैमरों की वीडियो वज़ीर आज़म इमरान खान के दफ्तर में दिखाई जाती है। शहबाज शरीफ के कमरे में कैमरे लगाकर दूरबीनों से देखा जाता है। सोचिए, इन दिनों इमरान खान ने विपक्ष के वॉशरूम में झांकना शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ के भाई के टॉयलेट से इमरान को लाइव रिपोर्ट्स भेजी जा रही हैं और इस तरह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बंद कमरों के दरवाजे में नहीं, अब टॉयलेट में शुरू हो गई है। शहजाद अकबर भेस और गाड़ियां बदल बदल कर नैब आते हैं। कैमरे लगाकर शहबाज शरीफ की वीडियो बनाई जाती है, इमरान खान के दफ्तर में दिखाई जाती है। वॉशरूम में भी कैमरे लगाए गए हैं। शहजाद अकबर इमरान खान के हुक्म पर सब कुछ कर रहे हैं। वो बात दूसरी है कि नवाज शरीफ का जो भाई इमरान की आंखों में छुप रहा है, उसे पाकिस्तान में इमरान के सिलेक्टेड लीडर से ज्यादा टीआरपी मिल रही है।
कुछ साल भी उसकी हो गए, उसको तो कोई जानता भी नहीं है क्या नाम है। अच्छा, आपको ये इन दोनों के नाम नहीं पता? नहीं, शहबाज शरीफ का नाम का तो पता है। उस्मान बुज़दार साहब के बारे में उन्हें अपना ही नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। तो क्या लगता है कि इनको हट जाना चाहिए और शहबाज शरीफ को आना चाहिए? जी बिल्कुल। अच्छा, शहबाज शरीफ की कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो उन्होंने की और आपको पसंद हो। ये सब कुछ शहबाज शरीफ ने किया, इन्होंने किया भी क्या, और ये बेचारा कोई और काम। शोर शराबे के बीच पाकिस्तान में एक बार फिर कंटेनर्स की वापसी हो गई है। यानी जिस कंटेनर पॉलिटिक्स के दम पर शुरू हुई थी इमरान की राजनीति, अब इमरान को उसी से डर लग रहा है। जितने मर्जी कंटेनर लगा लें, पहले कंटेनर पर चढ़कर मुल्क के खिलाफ साजिश की, अब वजीर आजम की कुर्सी पर सिलेक्ट होकर मुसल्लत होकर कंटेनर लगाए जा रहे हैं गुजरांवाला के जलसे के लिए। तो जो मर्जी कर लें, जो मर्जी हथकंडे इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अब ये आइन की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान की आवाम का रद्द अमल है। पाकिस्तान के भीतर मची सियासी उठापटक में कंटेनर्स भी है, पॉलिटिक्स भी है, स्टिंग ऑपरेशन भी है, टॉयलेट में कैमरा भी है, और इन सब के पीछे इमरान का सिर्फ एक मकसद है, और वो ये कि जो सामने आए उसे कुचल डालो, फिर चाहे इमरान के विरोधी हो या पाकिस्तान की आवाम। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी है इमरान का जनवरी वाला टेंशन। भाजपा के चहेते इमरान की कुर्सी खतरे में है क्योंकि इमरान के विरोधियों ने हाथ मिला लिया है। मरियम नवाज ने यह क्यों कहा कि जनवरी तक हुकूमत चली जाएगी? ये एक्चुअली वो ख्वाहिश है जो अपोजिशन को हर हाल में पूरी करनी है। वजह यह है कि अपोजिशन के पास अब ये आखिरी चांस है, या तो ये इस हुकूमत को गिरा दे, इमरान खान साहब को घर भेज दे और इस हुकूमत से अपनी जान छुड़वा ले, या फिर उनके बहुत बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। अब तक अपोजिशन ने जो दिन देखे हैं वो उतने बुरे नहीं हैं, लेकिन वो उनकी अपनी सियासी तारीख के सबसे बुरे दिन थे। पूरा का पूरा खानदान गिरफ्तार, पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टीज के अहम तरीन लोग गिरफ्तार, और करप्शन के वो केसेस जो कभी किसी ने सोचे भी नहीं थे कि खुलेंगे। इमरान खान पाकिस्तान में पॉलिटिकल ब्लड बाथ पर उतर आए हैं। झूठे और फर्जी केसेस में नवाज शरीफ की पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है। सबके ऊपर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। ये सब कुछ हो रहा है बाजवा एंड कंपनी के ऑर्डर पर, और पाकिस्तान का मीडिया इस पर बड़ी चालाकी से पर्दा डालने वाला स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। हुआ ये कि जब ये इल्जाम लगाया शहबाज शरीफ साहब ने, तो नैब ने कहा जी ठीक है, बिल्कुल, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बताएं, आपको ले चलते हैं आपके वॉशरूम में जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। जब वहां पे ले जाया गया शहबाज शरीफ साहब को, खुद उनको ले जाया गया, छत, दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां, कहीं कोई कैमरा नहीं था। उनसे पूछा गया कि जी फिर कहां है कैमरा, हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब ने कि ये जो पानी का नल है, इस नल में कैमरा लगा हुआ है। उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर पानी के नल में कैमरा, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पानी के नल में कैमरा लगा हुआ है, तो हम देख लेते हैं, इसका हल निकाल लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में नैब ने अपने प्लम्बर को बुलाया, और प्लम्बर को बुला के जब नल को खोला गया तो उसमें से पानी चल रहा है और उसमें कोई कैमरा नहीं था। जब दीवार, छत, दरवाजे, खिड़की, कहीं कोई कैमरा नहीं था, नल के अंदर कोई कैमरा नहीं था, वॉशरूम में किसी जगह पर कहीं कोई कैमरा इंस्टॉल नहीं था, यानी खुफिया कैमरा भी नहीं था, तो शहबाज शरीफ साहब एक तरह से बड़बड़ाने लगे और उन्होंने कहा कि ये, उन्होंने अब नैब को कुछ नहीं कहा, अब वो अपने आप को कुछ कहना शुरू कर दिया, ये मुझे क्या हो गया है। इमरान की टेंशन की असली वजह है नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, जिनकी लीडरशिप में पाकिस्तान के 11 विपक्षी दल इमरान और भाजपा के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। इमरान को कुर्सी से उतारने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इन सभी 11 दलों ने मिलकर विद्रोह की आवाज बुलंद कर दी है, और इस बगावत की सबसे बड़ी झलक 16 अक्टूबर को दिखाई देगी। वो बात दूसरी है कि इमरान के चाहने वाले अभी भी उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। उन्हीं में से एक है पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद, जो सीना तान के कह रहे हैं कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सारी जिंदगी ये याद रखना, अब नून लीग की पाकिस्तान में कोई सियासत नहीं है। आप हैं ज़िया-उल हक की एकेडमी की पैदावार। मेरा दिल कह रहा है कि बिलावल जो है वो समझ से काम। नवाज शरीफ कहते हैं इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ हूं,
आप ज़ियाउल हक अकेडमी की पैदावार हैं। आपने GSQ गेट नंबर 4 पर आंख खोली। शेख रशीद कहते हैं ऑपोजिशन वालों ने सियासत को भी बिजनेस बना लिया है। शहबाज शरीफ जूडो कराटे नहीं बल्कि मामला सुलझाना चाहते थे। मेरा दिल कहता है बिलावल समझदारी से काम लेगा। 31 दिसंबर से पहले झाड़ू फिर जाएगा। मार्च में सेनेट इलेक्शन होंगे। हम कहीं नहीं जा रहे। वैसे इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान जब से वजूद में आया है उसके बाद पहली बार पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आवाज उठ रही है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां सेना के खिलाफ किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की और जिसने की उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ी। मरियम नवाज पाकिस्तान सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दोनों को एक साथ चुनौती दे रही हैं। मरियम नवाज ने इमरान को पीएम का सिंहासन खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है और इस अल्टीमेटम की पहली झलक गुजरावाला में दिखाई देगी। 16 अक्टूबर को गुजरावाला में एक बहुत बड़ी रैली होगी। निशाने पर इमरान और बाजवा होंगे, इसीलिए पाकिस्तान में अभी से कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं। कल रात से जी हमें यहाँ पे रोका गया है और हमें कहा है कि यहाँ जी मैडम मरियम नवाज का कोई जलसा है 16 तारीख को और हमें यहाँ पे पाबंद किया गया है। किसी बात के ये पुलिस वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। हमें यहाँ पे बंद करके हमारी चाबियाँ वगैरह ले ली हैं। गाड़ियों के कागज थाने वालों के पास हैं। हमारी बेल्टियाँ गाड़ियों की बेल्टियाँ भी हैं, वो भी उनके पास हैं। कंटेनर जहाँ पर मौजूद है, ताहम क्या है ये कंटेनर जो है वो रास्ते सील करने के लिए रोके गए या फिर किसी और पर्पज के लिए, लेकिन इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। इमरान और बाजवा की जोड़ी सिर्फ विपक्षी नेताओं से नहीं घबरा रही। उनके डर की एक वजह यह भी है कि अब तो पाकिस्तान की आवाम भी नवाज को वापस बुलाने का मन बना चुकी है। रही बात पाकिस्तान में चल रहे नवाज फीवर की, तो उसका सबूत भी देख लीजिए। इतनी ज्यादा मोहब्बत की वजह क्या है? बस है मुझे उनसे मोहब्बत। हर इंसान को होती है, किसी इंसान से, मुझे उनसे है। हुकूमत तो कहती है कि वो करप्ट हैं और लंदन भाग गए हैं पाकिस्तान से और करप्शन की है। करप्शन करने वालों की शक्लें ऐसी होती हैं। वो तो माशाल्लाह से इतने क्यूट हैं, इतने इनोसेंट हैं। उनका साइड पोज माशाल्लाह बहुत अच्छा है। वो करप्शन कर सकते हैं। वो माशाल्लाह कितने मासूम हैं, इतने प्यारे हैं, गोंगलू से कुची कुची कू। मियाँ साहब से मोहब्बत का कोई सबूत देना चाहें तो आप दे सकती हैं। ये मोहब्बत है क्यों? सबूत यही है कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपने जो मेरा बेटा होगा उसका नाम मैं नवाज शरीफ रखूंगी। और अगर अल्लाह ताला ने ट्विंस दे दिए तो? नहीं, मैं एक का नाम नवाज शरीफ रखूंगी। दूसरे का नाम मैं फहद रखूंगी। दूसरे का नाम मैं फहद रखूंगी। वो शहबाज शरीफ रख लें फिर, वो एक नवाज शरीफ शहबाज शरीफ। नहीं, मुझे वो अच्छे नहीं लगते, बस मुझे नवाज शरीफ ही पसंद है। एक का नाम नवाज शरीफ, दूसरे का नाम फहद क्यों? बस मुझे नवाज शरीफ पसंद है ना, इस वजह से। मेरी मोहब्बत का सबूत तो यही है ना। साधारण भाषा में कहें तो 16 अक्टूबर को पाकिस्तान के गुजरावाला से जो तस्वीरें आएंगी वो इमरान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर सकती हैं और इसीलिए पाकिस्तान का सिलेक्टेड कप्तान टॉयलेट से लेकर सड़क तक सब पर नजर बनाए हुए हैं। यूपी में पिछले कुछ दिनों से अचानक बेटियों के साथ क्राइम की कई खबरें आने लगी। आपको भी लगता होगा कि अचानक ऐसा क्या हो गया और ये कैसे रुकेगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक बिल्कुल क्लियर ऑर्डर दिया। योगी के ऑर्डर पर एक्शन भी शुरू हो गया है और इस एक्शन की शुरुआत गोंडा से हुई। यूपी में बेटियों को छेड़ोगे तो योगी छोड़ेंगे नहीं। बेटियों पर तेजाब फेंकोगे तो ठोक दिए जाओगे। यूपी पुलिस को सीएम का क्लियर ऑर्डर। क्राइम पर योगी का क्लियर डायरेक्शन। क्विक एक्शन और टाइमली इन्वेस्टिगेशन। बेटियों के केस में फैसला ऑन द स्पॉट। यूपी के गोंडा में 3 सगी नाबालिग बहनों पर तेजाब फेंका गया। रात के 1:30 बजे लड़कियों के घर की खिड़की से तेजाबी अटैक हुआ। एक ही कमरे में एक साथ सोई 3 लड़कियां तेजाब से झुलस गई। एक बेटी की उम्र 17 साल है, दूसरी 12 साल की और तीसरी 8 साल की है।
खबर लखनऊ पहुंची तो सीधे सीएम महंत योगी आदित्यनाथ का ऑर्डर आया। पुलिस एक्शन में आई और आरोपी को घेर लिया। आशीष नाम के आरोपी ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने पहले रोका। आरोपी नहीं रुका तो पुलिस ने गोली मारने में देर नहीं की। तेजाब फेंकने वाले आरोपी का एनकाउंटर में घायल हुआ आरोपी आशीष। आरोपी के पास पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद। इंडिया टीवी रिपोर्टर विशाल प्रताप सिंह ने गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र में जाकर पूरे केस की तहकीकात की। सबसे पहले हमारा कैमरा उस जगह पहुंचा जहां तेजाबी हमला हुआ। इस समय हम स्पॉट पर मौजूद हैं। इसी स्पॉट पर बताया जा रहा है जो अब तक की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, इसी स्पॉट पर आशीष जो आरोपी है जिसको कि गिरफ्तार कर लिया गया है यहीं पहुंचा है। और चूंकि जो तीनों बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां, वो सामने जो आप देख रहे हैं खिड़की में थोड़ा सा सुराग है, थोड़ी सी वो खुली हुई है, इसी का उसने फ़ायदा उठाया। यहाँ से बाकायदा आशीष आया है और ये जो ईंटों के बीच में जो सुराख हैं इससे पैर रख करके वो ऊपर चढ़ा है। ऊपर चढ़ने के बाद वो सामने गया है और सामने से जाने के बाद बताया था कि उसके पास जो बॉटल थी उसको उसने एक लकड़ी में फंसा रखा था और बच्चियां इसी कमरे में चूंकि सो रही थी। सबसे बड़ी जो बेटी है, नाबालिग बेटी, वो आगे सो रही थी और जैसे ही उसके ऊपर फेंका गया है तेजाब, उसको महसूस हुआ कि कोई चीज़ फेंकी गई है। बहुत ज़्यादा तपिश होती है आमतौर पर तेजाब में, वही तपिश तेजाब में थी। और उसके बाद जब हाथ उसका लगा है तो बाकी जो दो बहनें, नाबालिग बहनें उसकी सो रही थी, वो भी उस चपेट में आई हैं। हालांकि जो सबसे बड़ी नाबालिग बच्ची है उसको लगभग 30% की बर्न इंजरी है, जबकि छोटी बच्चियां फिलहाल ज्यादा उनको इंजरी नहीं हुई है। एक को 15% हुई है, एक को 7% हुई। गोंडा के आरोपी ने तेजाब झटके में नहीं फेंका, उसने इसकी प्लानिंग की। रात के 1:30 बजे एसिड लेकर वो दीवार पर चढ़ा, दीवार से छज्जे पर चढ़ा, खिड़की की जाली हटाकर कमरे में तेजाब फेंका और भाग गया। आशीष और छोटू उसी गांव का है और उसका नाम लड़कियों ने, बच्चियों ने बताया और जांच में आया था। उसी की तलाश में पुलिस यहाँ थी और वो अभियुक्त भागने की कोशिश में था। और जब यहाँ पर उसकी बाइक फिसल गई तो उसने उतर के तत्काल पुलिस पार्टी पर फायर किया और पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें से अभियुक्त को फायर आर्म से इंजरी आई। एसिड अटैक की शिकार सबसे बड़ी बहन की शादी होने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद उसकी मंगनी कराने की तैयारी हो रही थी। उससे पहले उस पर एसिड अटैक हो गया। ऐसे में पीड़िता की मां का रो रो कर बुरा हाल है। मां को अपनी बेटियों के लिए इंसाफ चाहिए। यह 25 तारीख का मैंने मंगनी रहा, जो आने वाली 25 अक्टूबर है। हाँ, यही मैं 25 तारीख का वर्ष छकाई रहा। कहाँ से शादी तय हुई थी? लखनऊ। तेजाबी हमले की शिकार लड़कियां दलित समुदाय की हैं। गोंडा के इस एसिड अटैक का मुद्दा भी राजनीतिक रंग ले सकता था, मगर उससे पहले ही पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली और एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसमें 20 घंटे से भी कम का वक्त लगा। हम इस समय गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र के पस्का गांव में मौजूद हैं और ये वही गांव है जहां पर 24 घंटे पहले एक आरोपी ने 3 नाबालिग बच्चियों के ऊपर एसिड अटैक किया था, जिसके बाद गोंडा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले में एक एनकाउंटर में आरोपी आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। हम पीड़ित के इस समय घर पर मौजूद हैं और घर पर पुलिस की जो मौजूदगी है ये बताने के लिए काफ़ी है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सजग है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि जो भी इस तरीके की घटना में संलिप्त हो उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई किया जाए, तुरंत एक्शन किया जाए। और गोंडा पुलिस ने आरोपी आशीष को गिरफ्तार कर लिया है और चूंकि एनकाउंटर हुआ है, गोली लगी है, तो आशीष इस समय जो प्राथमिक चिकित्सालय है वहां उसको भेजा गया है ताकि इलाज किया जा सके और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो की जा सके। गोंडा जिला प्रशासन को लखनऊ के सीएम ऑफिस से 2 ऑर्डर और गए हैं। पीड़ित परिवार की तुरंत आर्थिक मदद की जाए और घायल बेटियों के इलाज में कोताही न बरती जाए। एसिड फेंकने के आरोपी के परिवार का कहना है कि उनका बेटा बेकसूर है और पुलिस ने गलत कार्रवाई की है। आरोपी के समर्थन में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। दुकानें बंद रही, पूरी मार्केट जो बंद है, यहाँ के मार्केट के लोगों को यह है
कि जो यहाँ पे लड़का जो एसिड अटैक का आशीष पकड़ा गया है वो फर्जी में, मतलब लोगों का ये कहना है कि मतलब फर्जी। वजह क्या लगती है कि फर्जी है? क्योंकि वो ऐसा कभी उसके खिलाफ कभी कोई एक NCR नहीं दर्ज है, ना कभी किसी से कभी झगड़ा होता था, बहुत सीधा लगा है। जो घटना हुई है लड़की के साथ वो तो बिल्कुल गलत है, इतना नहीं बहुत बड़ी घटना है। जो दोषी हैं उनके पास कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनको जो भी हो सके, जितनी भी उम्र कैद या फांसी जो भी हो जाए, लेकिन ये लोगों का मानना है। तेजाब फेंकने के आरोपी और तेजाब से जली सबसे बड़ी लड़की के बीच कुछ जान पहचान होने की भी बातें कही जा रही हैं। अगर ऐसा है भी तो ये किसी एसिड अटैक का बहाना नहीं हो सकता। यूपी में अचानक बेटियों के खिलाफ जुर्म की खबरें बढ़ गई। ये योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की साजिश है या कोई सोची समझी शरारत? जो भी हो, योगी ने क्लियर ऑर्डर दे दिया है, जो बेटियों को छेड़ेगा उसे छोड़ना नहीं है। योगी के ऑर्डर पर प्रशासन को कड़ा एक्शन लेना ही होगा। बेटियों को इंसाफ दिलाना ही हमारा मकसद है। हापुड़ से एक लड़की के मर्डर की दिल दहला देने वाली वारदात की खबर मिली तो इंडिया टीवी रिपोर्टर दीक्षा पांडे पूरी तहकीकात के लिए हापुड़ के सिंभावली थाना पहुंची। हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र में एक जघन्य वारदात सामने आई है, जिसमें एक ऑटो चालक ने एक लड़की की हत्या कर घंटों उसके शव को लेकर अपने ऑटो में घूमता रहा। दरअसल वो ऑटो भी इसी थाने के बाहर मौजूद है और इसी थाना क्षेत्र का ये मामला है। सामने हम आपको वो ऑटो दिखा रहे हैं। दरअसल एक 19 वर्षीय एक लड़की जो कि BSc सेकेंड ईयर की छात्रा थी, वो मंगलवार की सुबह अपने किसी काम से घर से बाहर निकलती है। उसके पिता उसे ऑटो स्टैंड तक छोड़ने आते हैं, जहां पर ऑटो चालक हसन नाम का शख्स जो है इसे चला रहा था ऑटो को। इसमें लड़की बैठती है और हसन इस ऑटो को लेकर हाईवे पर पहुंचता है और हाईवे पर ऑटो चालक और लड़की के बीच में किसी बात को लेकर नोकझोंक होती है, जिसके बाद से ऑटो में ही रखे एक भारी भरकम लोहे के रॉड से हसन ने लड़की के सर पर हमला कर दिया, जिसके बाद से वो लहूलुहान हो गई। लेकिन हसन उसे लेकर अस्पताल जाता है और डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि इस सब वारदात के बीच हसन लगातार परिवार वालों को गुमराह करता रहा। जब लड़की दोपहर तक अपने घर नहीं पहुंचती है तो परिवार वाले लगातार उससे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे, उसके नंबर पर फ़ोन कर रहे थे, लेकिन आरोपी हसन लड़की के फ़ोन को रिसीव करता है और उन्हें बताता है कि उनकी बेटी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, ऐसे में वो अस्पताल से लेने के लिए पहुंच जाए। ऑटो ड्राइवर ने बेरहमी से लड़की का कत्ल किया, लोहे के रॉड से पीट कर लड़की की हत्या की। ऑटो में लड़की की लाश लेकर घूमता रहा, लड़की के परिवार को भटकाने की कोशिश की। हमने हापुड़ के SP संजीव सुमन से भी बात की। उनका दावा है कि ऑटो ड्राइवर और कत्ल की गई लड़की एक दूसरे को जानते थे। दूसरी तरफ लड़की के परिवार का आरोप है कि ऑटो ड्राइवर हसन ने पहले छेड़छाड़ की कोशिश की और विरोध करने पर बेरहमी से हत्या कर दी। ये लड़का टेम्पू चलाता है ऑटो अपना, तो ये अपना ऑटो में ही उस लड़की को लेकर के जा रहा था। इसका फ़ोन लगातार बज रहा था इस लड़की का, तो इसने उससे पूछा कि तुम्हारा फ़ोन क्या बज रहा है, किससे बात कर रही हो। इस पर उसने मजाक करके लड़की ने ये बोल दिया कि मैं अपने और मित्रों से बात कर रही हूँ। इस गुस्से में इस लड़की ने उसे डराने के लिए हाथ में उसके पास पाना था रिंच, जिससे उसने उसे चला दिया। उसके सर पे चोट लगी। वो जो ऑटो ड्राइवर था उसने अपनी 4-5 एविडेंस चेंज की थी, उस पर डाउट हुआ था। उसने हम लोगों को बताया कि आपकी फ़ोन करके घर पे कैसे कि वो उनके जी मैं वो इसी रूट से चलता है रेगुलर ऑटो वाला, कि मैं इस लड़की को जानता हूँ। उसे हॉस्पिटल लेके गया, उसके और ड्राइवर से हमने पूछताछ की कहाँ लेके गया। उसने सिंभावली में एक हॉस्पिटल बताया, वहाँ पे पहुँचे। वो कहने लगे तभी हमारे यहाँ लेके आया था, लड़की की हालत सीरियस थी, ऑटो में पड़ी हुई थी। किसी लड़की से जान पहचान हो तो भी कोई मर्डर नहीं कर सकता। हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। मैं बोला फ़ोन पे किससे बात कर रही हो आप? उन्होंने किसी से भी नहीं। तो मैंने मुझसे भाई ये बात कह के मुझे गुस्सा सा गया एकदम से। मैंने पीछे वो हैंडल का वो क्या हैंडल का वो पाना खोले, पाना जिससे कलियां वलियां कर बदलते हैं, जो भारी सा होता है। हाँ भारी सा। मैंने रोड में मार दिया। रोड सिर में मार दी। रोड ना व्हील पाना। हाँ व्हील पाना। वो सिर में मार दिया। वो सिर में मार दी। वो फिर क्या हुई इसके साथ?
सिर में मारती, बस मैं घबरा गया एकदम से, मैं उसे लेके हॉस्पिटल गया। सिर में मारती है, जिस टाइम सिर में मारा था वो ऑटो में बैठी रही लगने के बाद भी? हाँ, तो वो लगती मर गई ऐसा? ना, और मैं हॉस्पिटल में ले गया। कौन सी चल रही वो? हाँ गोली चल रही। क्या कही रास्ते में, क्या कही उसे? कुछ नहीं कही, मेरी गलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। अच्छा, तो तूने उसके रोड मार दी, फिर कौन से हॉस्पिटल में ले गया तू? सिम्बाहोली पुल के नीचे है। जब तक मृत्यु हो चुकी थी, मर चुकी थी, और जिंदी है वो। लोहे का रॉड सिर पर मारने के बाद भी लड़की जिंदा थी। अगर उसे सही इलाज मिलता तो जान बच सकती थी, लेकिन ऑटो ड्राइवर हसन घायल लड़की को लेकर घूमता रहा और वारदात की जगह से 35 किलोमीटर एक दूसरे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हापुड़ के बाद आपको ले चलते हैं आगरा, जहां एक पूर्व फौजी अनिल कुमार की पत्नी संगीता को जिंदा जलाकर मार दिया गया। आगरा में क्या क्या हुआ, इसे स्टेप बाय स्टेप समझिए। अनिल कुमार और भरत खरे के बच्चों में झगड़ा हुआ। भरत खरे ने SC/ST एक्ट में केस दर्ज कराया। समझौते के लिए भरत खरे के घर पर पंचायत हुई। पूर्व फौजी से 10 लाख रुपए की डिमांड की गई। अनिल कुमार ने पैसे देने से इनकार किया। भरत खरे ने पूर्व फौजी की पत्नी को जलाकर मारा। तेलंगाना में बाढ़ की रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री की तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के मुख्यमंत्रियों से बात भी हो चुकी है। सबसे डराने वाली तस्वीर ओवैसी के शहर हैदराबाद की, और मेरे पीछे आप जरा ये तस्वीर देखिए। आज हैदराबाद से ऐसी बहुत सारी दिल दहला कर रख देने वाली तस्वीरें आई। अगर ये तस्वीर देखकर घबरा गए हैं तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट हम आपको बहुत ही बेचैन कर देने वाली तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। एक बार फिर देखिए कैसे एक व्यक्ति सड़कों पर आई बाढ़ के तेज बहाव में बह गया। व्यक्ति बीच में एक पोल पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है और बहता चला जाता है। ये घटना हैदराबाद में फलकनुमा के पास बरकस इलाके की है। हैदराबाद यानी ओवैसी सीनियर और ओवैसी जूनियर का शहर। इस वक्त यहाँ पानी सिर के ऊपर चला गया है। हैदराबाद से बहुत दिल दहला देने वाले और बहुत परेशान करने वाले वीडियो आ रहे हैं। मोबाइल फोन पर इस वक्त हैदराबाद के कई वीडियो चल रहे हैं। ये वीडियो 2 दिन से वायरल है। कहीं अस्पतालों में पानी भरा है। हैदराबाद के इलाकों में कई घर डूबे हुए हैं। कहीं कोई व्यक्ति पानी में बहा जा रहा है। किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। कहीं बहते पानी के बीच कार पलटी हुई है, तो कहीं कार ही पानी में बह रही है। अब देखिए हैदराबाद की ग्रीन पार्क कॉलोनी। यहाँ एक लाल रंग की कार बहती हुई आ रही है। लोग बालकनी से देख रहे हैं। सबको फिक्र है कि गाड़ी में कोई सवार तो नहीं है, किसी की जान मुश्किल में तो नहीं है। लाल रंग की कार बहती हुई आती है और एक पहले से फंसी गाड़ी के बोनट पर चढ़ जाती है। वेट कीजिए, अभी सीन पूरा नहीं हुआ है। अब एक और कार इन गाड़ियों की तरफ बहते हुए आती है। लोग बालकनी से वीडियो बना रहे हैं। बहती हुई कार इन फंसी हुई दोनों गाड़ियों से टकराती है और फिर देखिए क्या हुआ।
बोट आप देख रहे हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से इसको यहाँ पर अरेंज किया गया। कहा जा रहा है कि जो कारवां के एमएलए हैं कौसर, उन्होंने इस बोट को अरेंज किया और उनकी मदद से, क्योंकि यहाँ पर डीआरएफ की बोट जितनी चाहिए उस संख्या में नहीं पहुँच पाई है, इसीलिए लोग जो है यहाँ पर खुद या तो रेस्क्यू कर रहे हैं या फिर ऐसी बोट्स का इंतजाम किया जा रहा है ताकि लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू किया जाए। अब हैदराबाद में यशोदा अस्पताल का हाल देखिए। पानी का बहाव देखिए, लोगों की घबराहट देखिए। सबको फिक्र है कि कहीं पानी के तेज बहाव की जद में ना आ जाएं। कम से कम 400-500 घर जो है ना डूबे हुए हैं पानी में। हम लोग जो है ना तकरीबन लोगों को निकाले अब तक, और जो है ना हम दूध वगैरह है भी और ब्रेड है और माउस वगैरह भी हम जो है ना राशन पहुंचाए। ये सब कुछ AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के इलाके में हो रहा है। ओवैसी हैदराबाद से सांसद है। बारिश के बाद उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया है। अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोगों तक खाना पहुंचना चाहिए, नाश्ता पहुंचना चाहिए। लंच का टाइम भी हो गया है, लंच पहुंचना चाहिए। और ये बारिश लगातार लगी हुई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करे। गवर्नमेंट यहाँ पर आई नहीं है। एक एरिया में एक बोट आ रही है तो फिर इतने हजारों लोग यहाँ पर जो फंसे पड़े हैं, एक आप हाई रेस 5 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, वहां तक कैसा पहुंच पाएंगे? हैदराबाद की हालत इस वक्त बहुत नाजुक है। यहाँ का फलकनुमा रेलवे स्टेशन भी बारिश के पानी में डूब गया। हैदराबाद के पास हिमायत सागर झील का हाल देखिए। बारिश के झील झील पूरी तरह भरी हुई है और नौबत फ्लड गेट्स खोलने की आ गई है। 13 अक्टूबर को हिमायत सागर के 17 में से 13 फ्लड गेट खोलने की नौबत आ गई और अब यहां पानी की रफ्तार देखिए। यह हैदराबाद की मूसी नदी है। इस नदी में पानी की ऐसी रफ्तार लोगों ने कई साल बाद देखी है। मूसी नदी में पानी का बहाव सालों से रुका हुआ था और अब देखिए क्या हाल है। हैदराबाद में मूसी नदी पर 17 पुल बने हुए हैं। लोग यहां इस नदी में बहाव देखने आ रहे हैं, लेकिन खतरे को देखते हुए लोगों की मूवमेंट रोकनी पड़ी। हैदराबाद में उस्मान सागर और हुसैन सागर भी लबालब भरी हुई है। दोनों झीलों में पानी पूरी कैपेसिटी तक भर चुका है। NDRF और SDRF की टीम लगी हुई है। लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। 24 घंटे रिस्पांस टीम अलर्ट है और ऐसा इसलिए क्योंकि तेलंगाना में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है और पूरा हैदराबाद इस वक्त जान बचाने की जद्दोजहद में लगा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां 24 घंटे के अंदर 20 सेंटीमीटर पानी बरसा है। लोगों की टीम है सर NDRF की यहाँ पर डिप्लॉय की। यहाँ पे जो टीम फंक्शन कर रही है उसमें 45 लोग हैं और 3 हिस्सों में इसको बांट के 3 अलग अलग बोट्स के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। हैदराबाद और तेलंगाना के कई इलाकों में बेपनाह बारिश ने बड़ी तबाही मचाई है। हैदराबाद से ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं। लोग घरों में फंसे हुए हैं। उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने कहा कि लोग घरों से बाहर ना निकले। जहां लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश हो रही है। हैदराबाद के सुरूर नगर का एक वीडियो देखिए। यहाँ एक सफेद रंग की गाड़ी बहती हुई देखी जा सकती है। ये हालात पूरे हैदराबाद के हैं। जिन इलाकों में पानी बह चुका है वहाँ का हाल देखिए। गाड़ियाँ पलटी हुई हैं। तेलंगाना से ऐसी कई तस्वीरें आ रही हैं।
तेलंगाना के 14 जिलों में भी कुछ ऐसा ही हाल है। भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। सोनिया गांधी के घर पर कांग्रेस में टिकट बंटवारे से नाराजगी की एक दिलचस्प तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, बस एक ब्रेक के बाद।